हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए जो डीएवी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश लिटरेचर की जो पहली स्टोरी है मंकी ट्रबल, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो इसी स्टोरी को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है इस स्टोरी का टाइटल? इसका टाइटल है मंकी ट्रबल। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ह्यूमरस स्टोरी होगी जिसमें किसी बंदर ने बहुत ज़्यादा शरारतें की होंगी, बहुत सारी बदमाशियाँ की होंगी। तो पहले आप सब लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा रस्किन बॉन्ड के बारे में कि इस कहानी के जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, वो कैसी कहानियाँ लिखते हैं, वो कौन हैं। तो मुझे लगता है जब आप सेवेंथ क्लास में पढ़ रहे हो तो अभी तक आपने अपनी लाइफ में, स्टडी लाइफ में, रस्किन बॉन्ड की 3-4 कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। रस्किन बॉन्ड was born in कसौली, हिमाचल प्रदेश in 1934। रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में 1934 में। He was brought up at different places that included जामनगर, देहरादून एंड शिमला। और उनका जो बचपन है कई जगहों पर गुजरा है, जामनगर में, देहरादून में, शिमला में। He wrote his first novel, Room on the Roof, when he was just 17 years old, for which he received the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है और कितनी प्राउड फील करने वाली बात है, कितनी ही मतलब रिस्पेक्ट जताने वाली बात है रस्किन बॉन्ड के लिए कि जब उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना पहला नॉवेल लिखा था, रूम ऑन द रूफ, छत पर एक कमरा। ये उनका पहला नॉवेल था और इसके लिए उन्हें एक प्राइज भी मिला हुआ है 1957 में, और उस प्राइज का नाम था जॉन लिविलियन रीज मेमोरियल प्राइज। रस्किन बॉन्ड हैज नाउ बीन राइटिंग फॉर मोर देन 6 decades। 60 साल से ज़्यादा समय से वो लिखते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी उनकी उम्र जरूर 75 प्लस होगी। His collections of short stories, The Night Train at Devli, Time Stopped at Samli, and Our Trees Still Grow in Dehra are worth reading। तो उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज की किताबें हैं जिसमें नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये इतनी अच्छी किताबें हैं कि इन्हें हम सब लोगों को मौका निकाल करके पढ़ना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की किताबों में रस्किन बॉन्ड की इतनी सारी स्टोरीज को, पोएम्स को इंक्लूड किया गया है, सो यू मस्ट कंसीडर द थॉट। आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अभी जो आने वाली गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें आपको रस्किन बॉन्ड का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। Replete with unassuming humor and quiet wisdom, his stories manifest a deep love for nature and people। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये उनकी कहानियों में आपको क्या दिखेगा, उनकी कहानियों में आपको थोड़ा सा मतलब कॉमिकल अंदाज दिखेगा, हंसने की बातें दिखेंगी, थोड़ी सी हंसी भी आएंगी, कितनी मज़ेदार बातें होती है। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो शरारतें करते हैं, और अगर बच्चों की बातों को बच्चों के ही अंदाज में लिखा जाए ये तो और भी इंटरेस्टिंग बात है। और कमाल की बात यह है कि उसमें कई सारी बुद्धिमाने की बातें हैं, कई सारी विद्वता की बातें हैं जो आपकी लाइफ को एक लेसन देंगी। हिज स्टोरीज मैनिफेस्ट डीप लव फॉर नेचर एंड पीपल। और कुल मिलाकर के रस्किन बॉन्ड अपनी कहानियों में प्रकृति के प्रति, जंगलों के प्रति, जानवरों के प्रति और लोगों के प्रति बहुत ही अपने गहरे प्यार को दर्शाते हैं। उनका मनुष्यों के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम झलकता है उनकी कहानियों में, उनकी लिटरेचर में। ठीक है, तो अब हम लोग उनकी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है मंकी ट्रबल। ओके, अच्छा, मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये लेक्चर अटेंड करने से पहले इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड बोलते हैं आप सब बच्चे, उसे ज़रूर नोट कर लिया होगा और उसकी मीनिंग, उसकी स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन पर ज़रूर काम किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्री रीडिंग टास्क देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। Whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. Pick up appropriate qualities from the box given and write them opposite the names of the animal birds।
जब भी हम किसी जानवर या पक्षी की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है ना उसके किसी एक विशेष गुण के बारे में, समथिंग स्पेशल अबाउट दैट पर्टिकुलर एनिमल और बर्ड। जैसे सपोज करो कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरोट, देन व्हाट डू यू थिंक? पैरोट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है? लगता है ना कि तोता जो होता है बड़ा प्यारा होता है, सुंदर दिखता है और वो हमारी आवाज की नकल उतार सकता है, यही पैरोट। ओके, तो यहाँ पर लिखा है डोव, डॉग, फॉक्स, पैरोट, मंकी। तो मंकी के साथ हम लोग क्या किसे रिलेट करेंगे? वी कैन रिलेट द वर्ड मंकी विथ मिसचीव्स, शरारती। पैरोट, पैरोट इज टॉकेटिव, है ना। फॉक्स, फॉक्स के बारे में क्या कह सकते हैं? फॉक्स इज नोन टू बी कनिंग, वो बड़ा ही धूर्त, बड़ा ही चालाक जानवर होता है। एंड व्हाट अबाउट डॉग? डॉग, डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। सो द लास्ट वर्ड स्टैंडिंग हेयर इज जेंटिल, जेंटिल, एंड जेंटिल कैन बी यूज्ड फॉर डो, कबूतर के लिए। वो बड़ा प्यारा सा छोटा सा विनम्र सा पक्षी है। ठीक है, तो मैंने प्री रीडिंग टास्क में पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। सो नाउ वी मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक स्ट्रीट इंटरटेनर्स प्रेफर? Why do you think street entertainers prefer monkeys to other household pets like cats and dogs? Discuss with your friends. तो आप सब बच्चों को इस बारे में सोचना है और अपने दोस्तों से चर्चा करना है कि ये जो स्ट्रीट इंटरटेनर होते हैं, स्ट्रीट इंटरटेनर मतलब क्या? जो चौक चौराहे पर मदारी होते हैं, बाजीगर होते हैं, वो अपने साथ में बंदरों को रखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि बंदरों की शरारतें बच्चों को, बूढ़ों को, सब लोगों को थोड़ी अच्छी लगती हैं। वो बंदर बड़ा चुलबुला शैतान सा होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो स्ट्रीट इंटरटेनर होते हैं, जिसके बारे में मैंने क्या कहा? मदारी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। वो जो चौक चौराहों पर खेल दिखाते हैं, बाजीगर होते हैं, वे अपने साथ में बंदरों को ही क्यों रखना पसंद करते हैं? वाई डोंट दे कीप कैट्स एंड डॉग्स? वो अपने साथ में बिल्लियां और कुत्ते क्यों नहीं रखते? think about it and you have to discuss this fact with your other students, friends also, ठीक है। Now we are going to read the story and discuss the story. So grandfather brought tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. तो आप सोच रहे होंगे ना कि ये टूटू कौन है? तो ये टूटू वही बंदर है जिसके बारे में ये स्टोरी है, कि लेखक के दादाजी ने एक मदारी से टूटू नाम के बंदर को खरीद करके लाया था। और कितने रुपए में खरीदा था उन्होंने? 10 रुपीज। और आज की बात करें, व्हाट कैन यू बाई विथ ए 10 रुपीज नोट? 10 रुपए में आप क्या खरीद सकते हो? मेरे ख्याल से पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट, दो 5 स्टार छोटे छोटे, एक समोसा या दो समोसे, नहीं एक ही समोसा। तो यहाँ पर बात इस चीज के बारे में भी है कि ये कहानी अभी से कितने साल पहले की होगी? मेरे ख्याल से ये कहानी कम से कम 30 से 40 साल पहले की होगी, जब 10 रुपए की वैल्यू कम से कम 500 रुपये, 700 रुपये, आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू 500 और मोर। उस समय 10 रुपए की वैल्यू इतनी हुआ करती होगी। तो आगे बढ़ते हैं। लेखक का कहना है कि लेखक के दादाजी ने टूटू नाम के बंदर को एक स्ट्रीट इंटरटेनर से 10 रुपए में खरीद करके घर पर लाया। द मैन हैड 3 monkeys। उस व्यक्ति के पास में 3 बंदर थे। टूटू वाज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीव्स। टूटू उसमें से सबसे छोटा बंदर था लेकिन सबसे शरारती था। सी वाज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसे ज्यादातर समय बांध करके रखा जाता था। तो यहाँ पर लिखा है सी, इट मीन्स दैट टूटू, टूटू जो थी वो बंदर नहीं है, बंदरिया है। So the little monkey looked so miserable with collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. तो मदारी लोग तो कैसे रखते हैं बंदरों को? मदारी लोग तो अक्सर बंदरों के गले में एक पट्टा बांध करके रखते हैं, उसमें एक जंजीर या रस्सी लगा करके रखते हैं,
तो ये देख करके दादाजी को, लेखक के दादाजी को थोड़ी दया आ गई होगी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बंदर अगर मेरे घर में रहेगा तो ये काफी खुश रहेगा। So grandfather had a weakness for keeping unusual pets. Unusual pets. Think about it. दादाजी के बारे में लेखक ने क्या लिखा है कि उनके अंदर में एक कमजोरी थी। उनकी क्या कमजोरी थी कि वो अपने घर में कुछ अलग अलग तरह के जानवरों को रखने का शौक था उनका। अनयूजुअल प्लेट्स, यूजुअल, यूजुअल का मतलब है कॉमन और अनयूजुअल अनकॉमन, जैसे अलग अलग तरह की चीजें, जैसे वो कछुए रखते होंगे, हो सकता है किसी सांप को भी रखा हो सकता है किसी शुतुरमुर्ग को रखा हो। आमतौर पर लोग अपने घरों में किसे पालतू बनाते हैं? खरगोश, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा। तो दादाजी, लेखक के दादाजी, रस्किन बॉन्ड के दादाजी इन चीजों के अलावा कुछ और चीजों को पेट बनाते होंगे। इट वॉज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 or 9 यूज टू इनकरेज। और यहाँ पर लेखक अपने मन की बात भी कह रहे हैं कि लेखक की उम्र उस समय 8-9 साल की रही होगी, तो वो भी अपने दादाजी की इस चीज को, इस वीकनेस को इनकरेज किया करते थे। तो भाई छोटे बच्चे का क्या है, छोटे बच्चे को तो अच्छा ही लगेगा ना कि अगर उसके घर में खेलने के लिए अलग अलग तरह के जानवर आ जाएं। छोटे बच्चों को अक्सर जानवरों से, पेड़ पौधों से, बाहर घूमने फिरने से, थोड़ी सी शरारत करने से अच्छा लगता है ना। दे फील इंटरटेन, उनका मनोरंजन ही ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। दादाजी ने बंदर खरीद तो लिया, अब उसे वो घर में ले करके आने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पर तस्वीर में क्या है, हेयर इट इज दादाजी, ये दादी माँ है और ये लेखक हैं। और आप देख रहे हो ये जो बंदर है, टूटू नाम की बंदरिया, ये दादाजी के कंधे पर बैठी है। एंड देयर आर सम tortoise, there are some mouse also, and there is a goat also। तो इस चित्र को देख करके ही लग रहा है कि लेखक रस्किन बॉन्ड के बचपन का घर कैसा रहा होगा और कितना इंटरेस्टिंग लाइफ रहा होगा रस्किन बॉन्ड का बचपन में, है ना। So grandmother at first objected to having a monkey in the house। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है वर्ब के तौर पर। तो दादी माँ ने सबसे पहले तो बंदर को घर में लाने से मना किया। उन्होंने क्या कहा? यू हैव इनफ पेट्स एज इट इज, शी सेड, रेफरिंग टू grandfather's goat, several white mice and small tortoise। तो दादी माँ ने साफ साफ पहले तो मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने पहले से ही इतने सारे पालतू जानवरों को रखा है, और उनका इशारा इस चीज की तरफ था। किस चीज की तरफ में था? जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज गोट, दिस इज टर्टवाइज एंड दीज आर स्मॉल माउस, माउसेज। माउस का प्लूरल माइस होता है, ठीक है। तो पहले से कौन कौन सी चीजें थी? बकरी, और उसके बाद सफेद चूहे थे, और छोटे छोटे कछुए भी। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड, यू आर विकेड इनफ फॉर 2 monkeys, वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक। बट आई डोंट हैव एनी, ये बात किसने कही? ये बात लेखक ने कही। ये जो बच्चा है ना रस्किन बॉन्ड, उसने कहा कि लेकिन मेरे पास में तो कोई पेट एनिमल नहीं है। ऐसा कह करके उसने दादी को कन्विंस करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो दादी माँ बोलती हैं कि यू आर विकेड इनफ फॉर 2 monkeys, तुम्हारी शरारतें या तुम्हारी बदमाशियां अकेले 2 बंदरों के बराबर में हैं, और मैं इस घर में एक ही लड़के को रख सकती हूँ। आह, बट टूटू इज नॉट ए बॉय। एक और लॉजिक, एक और आर्गुमेंट लेखक की तरफ से कि टूटू इज नॉट ए बॉय, टूटू क्या है? बंदरिया है, सेड ग्रैंडफादर ट्रायम्फेंटली। तो दादाजी ने बचाव करते हुए कहा, बड़े खुशी से कहा, मतलब जीतने की मुस्कान के साथ में कहा कि दिस इज ए लिटिल गर्ल मंकी, यह एक छोटी सी बंदरिया है। सो ग्रैंड मदर गेव इन, तो यहाँ पर अब दादी माँ हार मान जाती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। शी हैड ऑलवेज वांटेड ए लिटिल गर्ल इन द हाउस, दादी माँ को हमेशा से एक लड़की रखने की इच्छा थी अपने घर में। वो चाहती थी कि घर में एक लड़की हो, बेटी हो। ये उनका इमोशनल पॉइंट है। शी बिलीव्ड गर्ल्स वेयर लेस ट्रबलसम देन बॉयज, टूटू वाज टू प्रूव हर रॉन्ग।
तो दादी माँ का सोचना था कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तुलना में कम परेशानियां इकट्ठा करती हैं। आम तौर पर गर्ल्स चाइल्ड के बारे में कहा जाता है, लड़कियों के बारे में कहा जाता है, महिलाओं के बारे में, कि अगर वो घर में हैं तो घर को साफ सफाई से रखेंगी, सुंदर बना करके रखेंगी, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखेंगी। और जो लड़के होते हैं ना, मर्द होते हैं, उनके अंदर में थोड़ी लापरवाही होती है। तो दादी माँ का ऐसा सोचना अपनी जगह पर सही पॉइंट था, वो बिल्कुल सही कह रही थी। लेकिन एक और बात यहाँ पर लिखी है कि टूटू वाज टू प्रूव हर रॉन्ग। हालांकि टूटू एक बंदरिया थी, लेकिन वो दादी माँ के इस फैक्ट को, इस सोच को गलत साबित करने वाली थी। सी वाज अ प्रेटी लिटिल मंकी, वह एक प्यारी सी छोटी सी बंदरिया थी। अब यहाँ पर हम लोग उस बंदरिया के टूटू के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसी दिखती थी और कैसी थी, एंड व्हाट वाज हर बिहेवियर। तो लेखक रस्किन बॉन्ड लिखते हैं कि हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकती हुई आंखें हमेशा किसी न किसी शरारत का बयान करती थी, जो कि उसकी आंखों की भौं के नीचे से दिखाई देती थी, गहरी सुंदर सी आंखें। एंड हर टीथ which were pearly white, very often revealed in a grin that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. और टूटू, उस बंदरिया की दांतों के बारे में लेखक क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद सफ़ेद दांत थे, लेकिन जब वो गुस्से में मुस्कुराती थी, दांत दिखाती थी, तो उसकी इन दांतों को देख करके बड़ा डर लगता था। और यहाँ पर लेखक ने मेंशन किया है अंट रूबी के बारे में, अपनी चाची रूबी के बारे में, जो अक्सर लखनऊ में जो तरह तरह के दादाजी के पालतू जानवर थे, जिसमें से कि एक पाइथन सांप भी था, उससे वो बहुत डरा करती थी, और अक्सर यहाँ पर वो उस बंदरिया से भी बहुत डरा करती थी। बट दिस वॉज देहरा। देहरा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ देहरादून, लेखक के शब्दों में। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड aunts and uncles had to put up with our pets। तो ये देहरादून में दादाजी का घर था। तो यहाँ पर अंकल और आंटी को तो भाई दादाजी के जो पालतू जानवर हैं उनके साथ में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दादाजी का घर है। तो यहाँ चलती किसकी है? दादाजी और दादी माँ की। ओके। One day Aunt Ruby took us all by surprise. She announced that she had become engaged। अब यहाँ बता रहा है, ये लेखक बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड, कि एक दिन आंट रूबी ने हम सब लोगों को सरप्राइज में डाल दिया। अचानक से खुशी की बात उन्होंने शेयर की, और वो खुशी की बात क्या थी? उन्होंने अनाउंस किया कि दैट शी हैड बिकम इंगेज्ड, उनका इंगेजमेंट हो गया है, मतलब किसी के साथ में शादी तय हो गया है। We had always thought that Aunt Ruby would never marry, she had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa। तो लेखक लिखते हैं अपनी अंट रूबी के बारे में कि अंट रूबी, चाची रूबी जो थी, वो अक्सर कहती थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। वो ऐसा कहती थी क्योंकि वो अक्सर कहती थी कि उनके लिए एक अच्छे राइट आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि जब उनका इंगेजमेंट तय हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने हिसाब का एक अच्छा आदमी, राइट मैन, मिल गया है। और वो आदमी कौन था? ही वॉज रॉकी फर्नांडिस, a school teacher from Goa। Rocky was a tall, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply। तो यहाँ पर लेखक रस्किन बॉन्ड ने रॉकी फर्नांडिस, जो कि मंगेतर हैं, जिनके साथ में उसकी आंटी की शादी होने वाली है, उसके बारे में बता रहा है कि वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, फर्म जॉड, गुड नेचर्ड मैन, ठीक है, अच्छे स्वभाव का आदमी। और जब एक बार शादी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई, तो वो अक्सर चाची से मिलने के लिए घर पर आया करते थे। और वो लेखक के लिए क्या लाया करते थे? ही यूज्ड टू
ही यूज्ड टू ब्रिंग चॉकलेट्स एंड कैशू नट्स। और ऐसा लिखा है लेखक ने कि वो इतनी बार आते थे और इतनी बार ये सारी चीज़ें लेकर के आया करते थे जैसे कि उनके पास में इन चीज़ों की अनलिमिटेड सप्लाई हो, जो कभी खत्म ही ना हो। लिमिटेड सीमित, अनलिमिटेड असीमित, जो कभी खत्म ही ना हो। ही ऑल्सो टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी। तो भाई जिस घर में शादी होनी होती है वहाँ के बड़े बुजुर्गों की सहमति लेनी होती है और वहाँ के बच्चों को भी पटाना होता है। मैं यहाँ पर पटाना शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब उन्हें अपने पक्ष में शामिल करना होता है, उन्हें खुश करना होता है। दैट्स वाई रॉकी फर्नांडिस। इसीलिए रॉकी फर्नांडिस जब भी घर में आते थे तो वो चॉकलेट और काजू वगैरह लेकर के आया करते थे। किसके लिए? रस्किन बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि उन्होंने रॉकी फर्नांडिस ने बहुत सारे गाने भी सुनाए थे रस्किन बॉन्ड को, और इसके अलावा वो तरह तरह के गिफ्ट भी लेकर के आया करते थे। इसलिए रस्किन बॉन्ड ने अपनी तरफ से रॉकी को अप्रूव कर दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि एक घर में एक छोटा सा बच्चा अपनी चाची के होने वाले हस्बैंड को अप्रूव कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो Aunt Ruby won my admiration for having made such a wise choice। और लेखक ने कभी कभी बातों ही बातों में अपनी चाची को ये बताया भी होगा कि भाई रॉकी फर्नांडिस तो सचमुच बड़े अच्छे आदमी हैं, और ये बात सुन करके चाची को अच्छा लगा होगा। One day I overheard them talking of going to the bazaar to buy an engagement ring। तो भाई जब इंगेजमेंट तय हो गई तो इंगेजमेंट सेरेमनी तो होगी ना। तो एक दिन लेखक ने सुना कि ये सारे के सारे लोग मार्केट जाने वाले हैं, बाजार जाने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाजार शब्द को वैसे का वैसे ही इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया गया है, लिखा गया है। तो बाजार जाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, तभी तो एंगेजमेंट रिंग खरीदा जाएगा, और एंगेजमेंट रिंग खरीदा जाएगा, एंगेजमेंट सेरेमनी होगी, और इन सब चीज़ों में बच्चों को बड़ा मजा आता है जब भी घर में कोई पार्टी वार्टी हो, शादी वादी हो। सो आई डिसाइडेड आई वुड गो अलोंग टू। तो रस्किन बॉन्ड ने तय किया कि वो भी मार्केट जाएंगे, वो भी बाजार जाएंगे जब एंगेजमेंट रिंग खरीदा जाएगा। बट एज Aunt Ruby had made it clear that she she did she did not want me around। लेकिन यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की जो चाची हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोई बच्चा वहाँ पर साथ में नहीं जाएगा। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट ए डिस्क्रीट डिस्टेंस। तो इसीलिए लेखक ने ये तय किया था कि वो जाएंगे भी तो वो मतलब एक दूरी मेंटेन करेंगे, उतनी दूरी से रह करके वो देखा करेंगे। सो Tutu becoming aware that a mission of some importance was underway decided to follow me। और किसी न किसी तरीके से इस बात का थोड़ा सा अंदाजा उस बंदरिया टूटू को भी लग गया कि भाई घर के लोग बाहर जाने वाले हैं, और वो शरारती तो थी ही। तो उसने भी इस मिशन के इम्पोर्टेंस को समझा और उसने भी एक दूरी बना करके लेखक को फॉलो किया, रस्किन बॉन्ड को फॉलो किया। तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि घर के लोग मार्केट जाने वाले हैं रिंग खरीदने के लिए। चाची रस्किन बॉन्ड को नहीं ले जाना चाहती हैं, लेकिन लेखक एक दूरी बना करके उनके पीछे पीछे जा रहा है, और कहीं न कहीं इन चीज़ों की भनक उस बंदरिया को भी है, तो वो भी लेखक से एक दूरी बना करके वो भी पीछे पीछे जा रही है। But as I had not invited her along, she too decided to keep out of sight। तो चूंकि लेखक ने उसे इनवाइट नहीं किया था तो वो भी पीछे पीछे जा तो रही है लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं आगे क्या इसमें इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। सो वंस इन द क्राउडेड बाजार, क्राउडेड क्राउडेड मीन्स भीड़ भरा, है ना, जहाँ क्राउड का मतलब ही होता है भीड़। आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू Aunt Ruby एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड। तो जब भीड़ वाले बाजार में सारे के सारे लोग चले गए तो लेखक ने कोशिश करके अपनी चाची रूबी और रॉकी के आसपास बिल्कुल नज़दीक आने की जुगाड़, मतलब उसकी व्यवस्था बना ली उसने कि वो उसके नज़दीक हो गया, लेकिन वो अभी भी उसके अंकल और आंटी उसे देख नहीं पा रहे थे, हालांकि रस्किन बॉन्ड बहुत ही नज़दीक थे। I waited until they had settled down in a large jewelry shop before sauntering past and spotting them
as they thought by accident. तो अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, तब तक इंतजार किया जब तक उसके अंकल और आंटी ज्वेलरी की दुकान में नहीं चले गए, और वहाँ पर खड़े होकर के दूर से ही खड़े होकर के लेखक ने इंतजार किया, और उसे ऐसा लग रहा था, तब तक इंतजार किया जब तक वहाँ पर एक एक्सीडेंट नहीं हो गया। यहाँ पर क्या एक्सीडेंट होने वाला है ये अभी अभी अब हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन हो सकता है? खुद ये बच्चा रस्किन बॉन्ड, या फिर इसके पीछे ये शैडो में जो एक बंदरिया दिख रही है वो। Aunt Ruby was not too pleased at seeing me, but Rocky waved and called out. तो क्या बात हुई यहाँ पर कि आंटी तो नहीं देख पाई, लेकिन रॉकी फर्नांडिस जो कि मंगेतर थे आंटी के, उन्होंने इसे देख लिया। किसे देख लिया? रस्किन बॉन्ड को देख लिया और उसकी तरफ में हाथ हिलाया, और उन्होंने उसे बुलाया, कम एंड ज्वाइन अस, हेल्प योर आंट चूज ए ब्यूटीफुल रिंग। तो रॉकी फर्नांडिस ने क्या कहा कि आओ हम लोगों के साथ में आओ और अपनी आंटी की हेल्प करो ताकि वो एक अच्छा सा रिंग ढूंढ सकें। तो भाई अब जब इंगेजमेंट की बात है तो एक रिंग तो ढूंढना होगा ना, और जो चीज़ें लाइफ में वंस इन ए लाइफ टाइम वाली बात होती हैं, जैसे इंगेजमेंट होना, शादी होना, तो लोग अक्सर इसमें जब पैसे खर्च करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदी जाए। So the whole thing seemed to be a waste of good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. Unloving looks, आप समझ रहे हो ना? लविंग लुक का मतलब प्यारा सा, और अनलविंग मतलब बिल्कुल भी प्यारा नहीं। तो वो तो पहले से चाहती थी कि कोई बच्चा मार्केट में ना जाए, ठीक है। और यहाँ पर लेखक एक और भी बात कह रहे हैं कि उनके हिसाब से ये एक महंगा सा रिंग खरीदना, इट वाज ऑल वेस्ट ऑफ गुड मनी। तो आंटी ने रस्किन बॉन्ड की तरफ में देखा अनलविंग लुक्स के साथ में, मतलब प्यार भरी नजरों से नहीं देखा, बस देखा ऐसे ही कह लो। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. So this is the accident going to happen. अब यहाँ पर ड्रामा होने वाला है कि जब जो ज्वेलर था और जो अंट रूबी है, ये लोग तरह तरह के डायमंड रिंग देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, इधर रख रहे थे, उधर रख रहे थे। तो इसी बीच में वो जो टूटू बंदरिया है वो दुकान के अंदर में चली गई, और उसको किसी ने देखा नहीं। किसने देखा? उसको सिर्फ और सिर्फ रस्किन बॉन्ड ने देखा। A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. तो यहाँ पर स्क्वील का मतलब है लॉन्ग, लाउड, ठीक है। तो जब वो बंदरिया अंदर दुकान में घुस गई तो उसके चेहरे पर बड़ी खुशी की भावना थी, और उसे ऐसा लगा कि भाई बाकी सारे भी लोग देख करके उसे बहुत खुश होंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ये जो बंदरिया है वो बहुत ही शरारती है। एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन ए प्रेटी नेकलेस। उसके बाद सब लोगों ने क्या देखा? सब लोगों ने देखा कि वो जो बंदरिया है वो एक नेकलेस, एक सुंदर सा नेकलेस पहनने की कोशिश कर रही है। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स, आई आस्क्ड। तो इसी बीच में रस्किन बॉन्ड ने रॉकी से पूछा, रॉकी फर्नांडिस से, कि वो जो पत्थर से हैं वो क्या चीजें हैं? दे लुक लाइक पर्ल्स। तो रॉकी ने कहा कि वो सब के सब मोती जैसे हैं, दे आर पर्ल्स, सेड द शॉपकीपर मेकिंग ए ग्रैब फॉर देम। तो ये चीज सुन करके दुकानदार ने उस पर हाथ लगाते हुए कहा कि हाँ वे सब के सब मोती हैं। इज दैट ड्रेडफुल मंकी, क्राइड अंट रूबी, आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर। तो लो, हो गया ना ड्रामा। अभी इसी बीच में लेखक की जो चाची हैं, उसकी जो अंट है रूबी, उसने उस बंदर को देख लिया, बंदरिया को, और उसने क्या कहा? इट्स द ड्रेडफुल मंकी। तो यही वो बदमाश बंदर है, यही वो बदमाश बंदरिया है। मुझे मालूम था कि ये लड़का अगर यहाँ पर आएगा तो अपने साथ में इसे
ले करके आएगा। तो ये बात अंट रूबी ने किससे कहा? ये बात उन्होंने रॉकी फर्नांडिस से कहा होगा। और किसके बारे में कहा? रस्किन बॉन्ड और उस बंदरिया के बारे में कहा होगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडोर्निंग टूटूज नेक। और जब तक ये बातें हो रही थी, इस बीच में वो जो नेकलेस है उसको उस बंदरिया ने अपने गले में पहन रखा था और वो बड़ा शोभायमान, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। I thought she looked rather nice in them, but she gave us no time to admire the effect. Springing out of our race, Tutu dodged around Rocky, slipped between my legs, and made for the crowded road. I ran after her, shouting to her to stop, but she was not listening. तो यहाँ पर अब ये ड्रामा की शुरुआत हो रही है। तो लेखक कहते हैं कि लेखक ने देखा कि उसने अपने गले में नेकलेस पहना हुआ है, लेकिन उसको तारीफ करने का कोई मौका ही नहीं दिया उस बंदरिया ने, टूटू ने। बस उसने जल्दी से कूद करके उसने रॉकी को छका करके, उसके बाद में लेखक के पैरों के बीच में से स्लिप करके, और वो भीड़ भरी सड़क की तरफ में वो बंदरिया चली गई। आई रैन आफ्टर हर, लेखक ने लिखा कि मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, उसका नाम लेकर के चिल्लाया, उसको रोकने की कोशिश की, बट शी वाज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। नाउ सी व्हाट हैपेंस। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रैन आफ्टर अस। अब भाई दुकानदार को परेशानी तो होगी ना, उसका इतना एक कीमती आइटम रहा होगा वो नेकलेस, जिसको उस बंदरिया ने पहन रखा था। आप सपोज करो आज की बात करें तो वो लाखों में हो सकता है, उस समय की बात करें तो हो सकता है वो 5,000 का हो, 10,000 का हो। सो डिड रॉकी। तो दुकानदार का जो ज्वेलर था उसने दुकान छोड़ करके उसके पीछे भागना शुरू किया, रॉकी ने भागना शुरू किया। सो डिड सेवरल बाईस्टैंडर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। और बाकी सारे लोग जो अगल बगल में खड़े थे, जो इस तरह के लोग होते हैं अगल बगल में खड़े, उन्हें हम बाईस्टैंडर कहते हैं। जिन्होंने भी इस इंसिडेंट को देखा, उन लोगों ने भी उसके पीछे भागने की कोशिश की। एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट जॉइंड इन द चेज। और बाकी सारे लोग भी जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो लोग भी इस चेज में, चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना, इस पीछा करने वाली रेस में शामिल हो गए। बंदरिया सबसे आगे आगे, रस्किन बॉन्ड, रॉकी फर्नांडिस उसके पीछे, दुकानदार उसके पीछे, बाकी सारे लोग उसके पीछे। तो सोच करके देखो कि ये कैसा सीन रहा होगा। एज ग्रैंडफादर यूज्ड टू से इन ए क्राउड, everyone plays follow the leader even when they don't know who is leading। तो यहाँ पर लेखक दादाजी की एक बात को कोट कर रहे हैं। क्या कोट कर रहे हैं? कि भीड़ में सब लोग पीछा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। किसका पीछा करते हैं? जो लीडर है। हालांकि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन लीडर है, बस लोग सामने वाले को ही लीडर समझते हैं और उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। सो नॉट एवरीवन न्यू दैट द लीडर वाज टूटू। किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि यहाँ पर जो भागने वाली घटना हो रही है, चेज करने वाली बात, पीछा करने वाली बात हो रही है, इसमें लीडर कौन है? वो टूटू बंदरिया है। ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर। सिर्फ वही लोग जो बिल्कुल आगे आगे भाग रहे थे, वही उसे देख पा रहे थे। शी ट्राइड टू मेक हर escape speedier by leaping on to back of passing scooterist. The scooter swerved into a fruit stall and came to a standstill under a heap of bananas. While the scooterist found himself in the arms of an indignant fruit seller, Tutu peeled a banana and ate part of it before deciding to move on. तो क्या क्या शरारतें कर रहा है यहाँ पे ये बंदरिया, क्या क्या शरारतें कर रही हैं? उसने पहले तो बचने की कोशिश की और भागते भागते, कूदते कूदते, सड़क पर एक स्कूटर चला रहा था एक बंदा, उसके ऊपर से कूद पड़ी। स्कूटर वाला उसको देख करके घबरा गया होगा, तो उसके स्कूटर का बैलेंस गड़बड़ हो गया और उसने एक फल की दुकान में टक्कर मार दिया, और वहां पर टकरा करके उसका स्कूटर स्थिर हो गया। और वो स्कूटर वाला जो है वहां पर केले के ढेर के बीच में फंसा हुआ था, खड़ा था। तो वहां पर स्कूटर वाले ने क्या देखा कि वो एक फल बेचने वाले की बाहों में खड़ा है। अब वहां पर टूटू, उस बंदरिया ने क्या किया? उसने एक केले को छील करके केला खा लिया, थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा फेंक दिया, और उसके बाद वो आगे भागने लगी।
From an awning, she made an emergency landing on a washerman's donkey. अब यहाँ पर बात है, भागते भागते एक धोबी धोबी के कपड़े पर उसने छलांग लगाई और उसके बाद में वो एक धोबी के गधे के ऊपर में बैठ गई। द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रश डाउन द रोड। अब गधे के ऊपर में अचानक एक बंदरिया आकर के बैठ गई तो वो भी बेचारा हड़बड़ी में परेशानी में आ गया होगा, और उसके बाद वो सड़क पर दौड़ने लगा, भागने लगा। while bundles of washing fell by the wayside, और जो भी कपड़े धुल करके रखे हुए थे उस गधे के ऊपर में, डंकी के ऊपर में, वो भी सड़क के किनारे गिर गए। द वाशरमैन ज्वाइंड इन द चेज। अब इस चीज को देख करके धोबी बेचारा परेशान हो गया होगा और वो अपने कपड़ों को संभालने लगा होगा, तो वो भी इस चेज में शामिल हो गया। Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. तो जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो बच्चों के मन में क्या आता है, बच्चे भी तो थोड़े से शरारती होते हैं ना, तो बच्चों के मन में ध्यान आया कि चलो स्कूल छोड़ो, ये क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, हम इसमें शामिल हो जाते हैं। So with shouts of glee, they soon overtook their panting elders. तो उसके बाद एक्साइटमेंट के साथ में ये एक अलग तरीके का जॉय महसूस करते हुए बच्चे भी इसी भीड़ में शामिल हो गए, जहाँ पर जो बड़े लोग थे वो तो बड़े परेशान हो रहे थे, है ना, वहाँ बड़े लोग भाग रहे थे तो हाँफते हुए सांसें ले रहे थे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पैंटिंग एल्डर्स। तो ये देखो सीन कि कैसे ये पूरा का पूरा सीन लेखक ने शब्दों से, सेंटेंसेस से बताने की कोशिश की है। कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो डंकी है, डंकी डंकी के पीठ पर कौन बैठा है, डंकी के पीठ पर बैठी ये बंदरिया बैठी है, और इस डंकी की पीठ पर जो कपड़े के गट्ठर रहे होंगे वो यहाँ गिरे हुए हैं। ये धोबी इसके पीछे भाग रहा है, ये रस्किन बॉन्ड है, ये शॉपकीपर है, ये रॉकी फर्नांडिस है, ये स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, और ये आसपास में खड़े लोग हैं, और यही है जिसने ये सारी परेशानी खड़ी कर रखी है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को देख पा रहे हो आप, वो यहाँ पर है। ये कौन है, ही इज द वाशरमैन रॉकी फर्नांडिस एंड दिस वन इज द शॉपकीपर। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। Tutu finally left the bazaar and took a road heading in the direction of our house. तो आगे चल करके इस टूटू नाम की बंदरिया ने बाजार का रास्ता छोड़ करके एक वो रास्ता पकड़ लिया जो लेखक के घर की तरफ में जा रहा था। But knowing that she would be caught and locked up once she got home, she decided to end the chase by ridding herself of the necklace. लेकिन एक बार जब उसे पता चल गया कि अगर वो लेखक के घर की तरफ जाएगी तो आखिर में लोग उसे पकड़ ही लेंगे, बांध देंगे, है ना, तो उसने क्या किया कि उसने अपने गले से वो नेकलेस उतार करके नीचे फेंक दिया। Deftly removing it from her neck, she flung into the small canal that ran down the road. और जैसे ही उसने जल्दी से अपने गले में से ये नेकलेस हटा करके फेंका, उसके बाद कूद करके वो सड़क के बगल में एक नहर थी, नहर के रास्ते से वो आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब और यहाँ पर क्या ड्रामा हो रहा है। The jailer with a cry of anguish plunged into the canal. तो चूंकि उसने नेकलेस को नहर में फेंक दिया था तो इसीलिए ज्वेलर भी उसके पीछे पीछे भागा और वो बहुत ही गुस्से में था, उसने भी उस नहर में छलांग लगा दी। सो डिड रॉकी, रॉकी ने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। सो डिड आई, और उसके पीछे पीछे रस्किन बॉन्ड भी उस नहर में कूद गया। सो डिड सेवरल अदर पीपल बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन। इट वाज टू बी ए ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट वर्ड समझ रहे हो आप, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ट्रेजर हंट का मतलब है खजाने की खोज। तो ऑब्वियसली ये जो नेकलेस है बहुत ही महंगा रहा होगा, और उस टूटू बंदरिया ने उस नेकलेस को नहर में फेंक दिया था, तो इसीलिए उसके पीछे पीछे
ज्वेलर कूद करके गया, रॉकी फर्नांडिस गया, रस्किन बॉन्ड गया और बाकी सारे बच्चे और बाई स्टैंडर्ड बाकी लोग जो खड़े थे वे सब के सब उसमें कूद गए कि किसी के हाथ में वो लग जाए तो एक खजाना मिल जाएगा। So some 20 minutes later, Rocky shouted, I have found it. तो लगभग 20 मिनट के बाद में ये जो रस्किन बॉन्ड की चाची के मंगेतर थे रॉकी फर्नांडिस, वो चिल्लाते हैं कि मुझे मिल गया। Covered in mud, water lilies, ferns and tadpoles. We emerged from the canal and Rocky presented the necklace to the relieved shopkeeper. तो भाई नहर में क्या हो सकता है? नहर में कीचड़ होगा, तरह तरह के फर्न उगे होते हैं, वाटर लिली, कीचड़ और कुछ मेढक वगैरह भी। तो जो भी लोग उस नहर में कूदे थे उन सब के कपड़ों पर इसी तरीके से ये जो नहर के फूल पौधे वगैरह होते हैं वो लगे होंगे, कीचड़ लगे होंगे, कुछ एक मेढक भी बैठे होंगे। तो ये सब भी उसके पीछे पीछे नहर से बाहर निकले और उसके बाद रॉकी ने वो नेकलेस शॉपकीपर को दे दिया तो उसने थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया, राहत की सांस ली। फाइनली द रिंग वाज बॉट, द एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड एंड a date was set for the wedding। और आखिर में एक रिंग खरीद लिया गया और एंगेजमेंट की तारीख का भी अनाउंसमेंट हो गया और शादी की तारीख का भी अनाउंसमेंट हो गया। A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake। अब कुछ और भी बातें अभी बाकी है इस कहानी में। वो क्या है कि शादी के कुछ दिन पहले लेखक ने देखा कि दादी माँ एक केक बना रही हैं शादी के लिए और टूटू उनकी बगल में बैठा हुआ हेल्प करने की कोशिश कर रही है। टूटू बंदरिया Tutu often helped with the cooking and when grandmother was looking, added herbs, spices and other interesting items to the pots। तो यहाँ पर क्या लिखा है? When grandmother was not looking। ये इंटरेस्टिंग बात है कि टूटू पहले भी दादी माँ के बगल में ऐसे बैठा करती थी। दादी माँ जब कुछ न कुछ बनाया करती थी और जब दादी माँ नहीं देख रही होती थी या दादी माँ की नज़र को बचा करके वो अक्सर खाने की चीज़ों में पॉट्स में कुछ न कुछ हर्ब डाल दिया करती थी, कुछ मसाले डाल दिया करती थी या जो कुछ भी उसे समझ में आता हो, द इंटरेस्टिंग आइटम्स। I am not sure exactly what went into the wedding cake when grandmother was not looking, but I did spot Tutu staring in some red chili sauce. Red chili sauce, bitter gourd seeds। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है लेखक ने लिखा कि मुझे ठीक से नहीं पता कि भाई ऐसा क्या हुआ उस शादी वाले केक में जो शादी के लिए केक दादी माँ बना रही थी और जब दादी माँ नहीं देख पा रही थी तो टूटू ने उसमें क्या डाला था। लेकिन लेखक का कहना है कि मैंने टूटू को देखा कि वो उसमें लाल रेड चिली सॉस समझ रहे हो ना आप, लाल मिर्ची की सॉस, उसके बाद बिटर गार्ड सीड्स करेले के बीज और उसमें अंडे के टूटे हुए जो छिलके होते हैं वो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डालते हुए देखा था। किसने देखा था? रस्किन बॉन्ड ने देखा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यू कैन गेस योर सेल्फ कि क्या टेस्ट हो सकता है शादी वाले केक का जो दादी माँ इतने प्यार से बना रही होंगी। इट्स ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट्स वेयर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक। कि ये सही बात है कि शादी के कुछ दिनों के बाद तक कई सारे गेस्ट में से कई सारे गेस्ट जो भी गेस्ट आए थे शादी में उसमें से बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन किसी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं, किसी ने इस केक के बारे में कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाँ ये केक ऐसा था या वैसा था। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर। हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि भाई इस केक का एक अलग ही मज़ेदार स्वाद है, क्योंकि इसमें जो मज़ेदार चीज़ें मिलाई थी ना उस बंदरिया ने, क्या क्या मिलाया था उसने? रेड चिली सॉस। केक में भला इसको रखने की ज़रूरत होती है? केक में कहीं करेले के बीज रखे जाते हैं? अंडे का तो इस्तेमाल होता है लेकिन अंडे के छिलके का इस्तेमाल तो नहीं होता ना केक में। तो सोचो वो केक कैसा बना होगा और क्या कारण रहा होगा कि उस शादी को अटेंड करने के बाद उस केक को खाने के बाद में कई दिनों तक उसमें से कोई भी गेस्ट
इनके घर पर नज़र नहीं आया होगा। मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ लोगों को इंडाइजेशन का इशू भी हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चों, जिसका नाम था मंकी ट्रबल। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे टूटू नाम की बंदरिया ने रस्किन बॉन्ड के घर में क्या क्या उधम मचाया, क्या क्या परेशानियां खड़ी की। तो मैं आगे समय निकाल करके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में भी आपका हेल्प करूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखना, उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि कोरोना के लॉकडाउन वाले पीरियड में जब स्कूल्स में क्लासेस नहीं लिए जा रहे हैं तो आप लोगों की पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, आपको मेरे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, और एक बार जब आप मेरा लेक्चर अटेंड कर लोगे, सुन लोगे, तो उसके बाद आप अपना चैप्टर जब दोबारा पढ़ोगे या अपने क्लास टीचर का क्लास अटेंड करोगे तो वो समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। इसीलिए मेरे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दैट इज़ न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग फिर मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।